आज का टॉपिक है हमारा वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ तक डिस्कस किया था। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है आपका वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि महिलाओं का पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा भागीदारी है। मतलब ये हो गया कि महिलाएं पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है भी या कि नहीं है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में लिखा गया है, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा बात करें तो हमारे पार्लियामेंट का ये बात कर रहा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का बात करें तो आम भाषा में क्या कहते हैं हम लोग उसको? विधानसभा कहते हैं। जैसे हमारे बिहार में क्या विधानसभा है, यहाँ बगल में है, जहाँ पे हमारे एमएलए जाके बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं हमारे लिए, पूरे बिहार के तरक्की के बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार से यदि बात करें नेशनल लेवल पे तो हमारा पार्लियामेंट्री हाउस है, जो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, वहाँ पे जो हमारे एमपी बैठते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर बेसिकली। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है कि हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर में जो है यानी कि एमएलए एमपी, इन सभी में महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है मतलब, ठीक है। आगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन 2009 द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा वाज 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। सोचो, ये 2009 का डाटा दिया गया है। 2009 में लोकसभा के अंदर पूरे मतलब पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला के देखा जाए तो उसमें से मात्र 10% ही महिलाएं थी। सोचो, 90% मेल और 10% बत्र, बस 10% महिला, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। कम से कम तो 50-50 का होना चाहिए रेशियो, है कि नहीं? तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। कहने का मतलब ये कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में अच्छा खासा होना चाहिए, और यदि 50-50 हो जाए तब तो और अच्छी बात है भाई। आपके बुक में कितना दिया? 12%। ठीक है, आपके बुक में जो भी दिया है आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी के बुक में 10% है तो 10% रहने दीजिए, किसी के बुक में 12% है तो 12% रहने दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस हाँ, हमने आपको एक बात हर बार कहा है कि जो आप डाटा लिखेंगे वो ईयर आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि टीचर को पता चले कि अच्छा इस साल में इतना था। जैसे 2009 में 10% था, तो हो सकता है आपके बुक में कुछ और डाटा रहे तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसमें नंबर नहीं कटता आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, ईयर जरूर में आप मेंशन कर दीजिएगा कि किस साल का डाटा का बात कर रहा है। तो 2009 में ऐसे देखा गया कि लोकसभा में टोटल एमपी का यदि हम लोग बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो सारे 545 होते हैं टोटल, उसमें से मात्र 10% ही महिलाएं थी, जो कि बहुत कम है। सिमिलरली उसी प्रकार से द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली का मतलब जो हम लोग आम भाषा में कहते हैं विधानसभा, और ये हर स्टेट में होता है जहाँ पे हमारे एमएलए जाके बैठ के नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। वहाँ का बात करें तो वहाँ पे मात्र मतलब 5% से भी कम है वहाँ पे। सोचो, ये बहुत बड़ी डाटा है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब बहुत बड़ी बात इस थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है। यहाँ पे परसेंटेज इनका बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए भाई। चाहे वो लोकसभा का बात हो, चाहे वो स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा का बात हो, हर जगह पर महिलाओं का संख्या बढ़ना चाहिए, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना चाहिए। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। सोचो, इस मामले में यदि हम लोग देखें यानी कि महिलाओं का जो भागीदारी है पॉलिटिक्स में, उस मामले में यदि देखा जाए इंडिया, तो इंडिया सबसे नीचे आता है। क्यों आता है नीचे? क्योंकि इंडिया में महिलाओं को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? उनको ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, खास करके पॉलिटिक्स में, इसीलिए इंडिया इस मामले में सबसे नीचे आता है, ठीक है। इसमें तरक्की की बहुत ज़रूरत है, सुधार का इसमें बहुत ज़रूरत है। इंडिया इज बिहाइंड द सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। सोचो, यानी कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उनसे भी हम लोग पीछे हैं, उनसे भी बहुत पीछे हैं हम लोग। इसमें तरक्की का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। इन द गवर्नमेंट cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े एमएलए एमपी होते हैं, उनमें से ज़्यादातर किनका संख्या बताओ? उनमें से ज़्यादातर मेल का है, फीमेल का संख्या बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। उसी प्रकार से बात करें हमारे पूरे इंडिया का, अलग अलग स्टेट है, स्टेट्स का बात करें तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ही ऐसे कम स्टेट हैं जहाँ पे महिला चीफ मिनिस्टर है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको हम दे सकते हैं वेस्ट बंगाल का भी, जो वहाँ पे ममता बनर्जी जी अभी फिलहाल वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो कहा यह जा सकता है कि महिलाओं का संख्या
चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी बहुत कम रहा है। और यहाँ पे तरक्की का यानी कि यहाँ पे बदलाव का जरूरत होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे बदलाव का। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। अच्छा बताओ, महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी चीफ मिनिस्टर बन सके, प्राइम मिनिस्टर बन सके, एमएलए बन सके, एमपी बन सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए बेसिकली एक नंबर फिक्स करना पड़ेगा आपको कि हाँ पार्लियामेंट में 100 महिला होना है तो होना है, या फिर स्टेट असेंबली में कुछ नंबर ऑफ महिलाएं होने हैं तो होने हैं। एकदम रिजर्वेशन का इसमें बात होना चाहिए, मतलब आप रिजर्व कर दो। जैसे बिहार में आपको पता है 243 टोटल एमएलए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेल हैं, बहुत कम हैं जो कि महिला है। तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि कम से कम रिजर्व कर देना चाहिए 50-50 नहीं तो कम से कम आप 30% भी कर दो। 30% भी महिलाओं को यदि आप दे देते हो पॉलिटिक्स में जगह, तो बहुत संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिर भी 30% भी ठीक है, लेकिन आप जगह तो दो उनको। कितना परसेंट है पार्टिसिपेशन? 5%, 10%, 20%, 15%। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। और आपको पता है आधा संख्या महिलाओं का है, तो महिलाओं का समस्या कौन समझेगा? मेल थोड़ी समझ सकता है, वो नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे महिलाओं को भी मौका देना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आइए, तभी वो महिलाओं के बारे में आवाज़ उठा पाएंगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे महिलाओं का जो सीट है वो रिजर्व कर देना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सीट रिजर्व किया भी गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्या है? 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर वोमेन। लोकल गवर्नमेंट का बात करें, वही जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, गांव में पंचायती राज और शहरों में म्यूनिसिपैलिटी, ये जो आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में फेडरलिज्म में, उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने ये देखा था, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट में जो 1/3 सीट्स है वो रिजर्व है। मतलब ये हो गया कि 3 कोने में से 1 कोना सीट पूरी तरीके से महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप गांव में कभी कभी देखते होंगे, या फिर जो गांव शहर में जो नगर निगम का चुनाव होता है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि किसी खास सीट से केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा उस सीट को रिजर्व कर दिया गया है कि केवल महिलाएं ही लड़ेंगी। इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने का मौका मिलता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं हम अपना वाला, जो हम लोग अभी रह रहे हैं वार्ड संख्या 20 में। यहाँ पे बताइए हर साल चुनाव कौन लड़ती है? महिलाएं ही लड़ती हैं। आपने कभी गौर किया इस बात को? क्यों महिलाएं लड़ती हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ का सीट रिजर्व कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि वार्ड संख्या 20 से जो चुनाव लड़ेंगी वो केवल महिलाएं ही होंगी। और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा मिल सके, महिलाएं भी अपने आप को पावरफुल समझ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies। और टोटल इंडिया का बात करें, गांव और शहर का मिला के दोनों का, तो लगभग 10 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको लोगों ने वोट दिया और वो जीत गए। 10 लाख आपको कितना संख्या बड़ा लग रहा है ना, लेकिन हकीकत में ये बहुत छोटा है। आप इस हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन भी तो देखो, ये मात्र 10 लाख है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, सोचो, वो करोड़ों में बात कर रहा है, और ये मात्र 10 लाख है, जो कि बहुत कम है। इसमें और ज़्यादा बदलाव होना चाहिए, इसमें और ज़्यादा बदलाव इसमें होने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। देखो, महिलाओं के लिए जो सीट है वो केवल लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व किया गया है, यानी कि गाँव में पंचायती राज के अंदर और शहर में म्यूनिसिपैलिटी के अंदर केवल रिजर्व किया गया है। लेकिन महिलाओं का सीट स्टेट असेंबली में, जिसको हम लोग आमतौर पर विधानसभा कहते हैं, जो हर स्टेट में होता है, और लोकसभा में सीट रिजर्व नहीं किया गया है। याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि महिलाओं का सीट कहाँ कहाँ पे रिजर्व किया गया है, तो केवल अभी फिलहाल लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व किया गया, वो भी कितना? 1/3। ठीक है, लेकिन क्या स्टेट असेंबली में या फिर लोकसभा में किया गया है? नहीं किया गया है। यहाँ पे भी 1/3 सीट रिजर्व कर देना चाहिए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, तो लोकसभा हो गया हमारा, फिर से हमारा स्टेट असेंबली हो गया, यहाँ पे भी महिलाओं का सीट 1/3 यदि रिजर्व कर दिया जाएगा तो महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यानी कि महिलाएं भी पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। देखो, इसके ऊपर ना एक प्रपोजल लाया गया था, पार्लियामेंट में पास किया गया था इस बिल को, या मतलब ये आवाज़ उठाया गया था पार्लियामेंट में कि महिलाओं का सीट रिजर्व किया जाए, लेकिन आज तक ये बिल पास नहीं हुआ, अभी तक वो पेंडिंग में ही है, यानी कि इसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ, ये अभी तक हमारा ये पेंडिंग में ही चल रहा है। इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना अगला टॉपिक है रिलीजन
कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस चालू करते हैं। रिलीजन का मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ, धर्म, सिंपल सा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में हमारा 4 मेन धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपका रिलीजन है। कम्युनलिज्म का मतलब पता है क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब आप, मतलब कि कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब कोई एक सोसाइटी, यदि कि कोई एक कम्युनिटी अपने आप को पावरफुल समझे, बाकी सबको नीचे समझे, उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे बस हम आपको समझाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बस समझो ऐसे। जैसे आपको पता है इंडिया में 4 मेन धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? हिंदू का। तो हिंदू यदि अपने आप को पावरफुल समझने लगे, इसी को कहते हैं कम्युनलिज्म। यानी कि हिंदू अपने आप को क्या समझे? केवल पावरफुल समझे और बाकी सबको लो समझे, बहुत मतलब नीचे समझे, इसी को कहते हैं कम्युनलिज्म। हालांकि बस एग्जाम्पल हम दे रहे थे, बस एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना बहुत कुछ बोलोगे तो बहुत आपके ऊपर विवाद खड़ा हो सकता है, तो ये केवल आपका एग्जाम्पल था, बस एग्जाम्पल समझाना चाह रहे थे। कई बार ऐसे आप हमारे गली मोहल्ले में भी होता है ना, कोई कास्ट का आदमी है जो कि अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझ लेता है, तो वहाँ पे भी हम लोग कम्युनलिज्म कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कम्युनलिज्म का मतलब। और पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है, सिंपल सा, राजनीति, ठीक है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला, रिलीजियस डाइवर्सिटी इज वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब कि पूरी दुनिया में लगभग ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा जहां पे मात्र एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं। हाँ, वहां पे किसी एक रिलीजन का संख्या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रहते बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं वहां पे। जैसे आपको बताते हैं, इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में भले ही संख्या हिंदू का बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, ठीक है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी लगभग आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसी प्रकार से आप बात कर रहे हो पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में केवल मुस्लिम रहते हैं? नहीं, हिंदू भी है वहाँ पे, हिंदू भी है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल ले लो बांग्लादेश का, क्या बांग्लादेश में केवल मुस्लिम है? नहीं, हिंदू भी है भाई, क्रिश्चियन भी हैं, बहुत लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो आज कोई कंट्री ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं, लगभग वहाँ पे तरह तरह के धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे, मैनी कंट्रीज लाइक इन इंडिया देयर इज फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। सही बात है, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के फॉलोवर हैं, मतलब कि धर्म, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं इंडिया में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब हैं। The religious differences are often expressed in the field of politics। अच्छा, क्या आपने कभी देखा इस बात को? हालांकि ये ना ज़्यादातर तो चुनाव के समय में होता है। पॉलिटिक्स का जो ये पूरा खेल है, रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा खेल होता है। जैसे आप हिंदू हैं तो हमको वोट दीजिएगा, आप मुस्लिम हैं तो हमको वोट दीजिएगा, आप क्रिश्चियन हैं तो हमको वोट दीजिएगा। इस प्रकार का ना चुनाव के समय में बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हमारे नेताजी लोग करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। अब देखो, हर धर्म का अपना विचार अलग होता है, हर धर्म का अपना अलग वैल्यू होता है, हर धर्म का अपना एक रीति रिवाज अलग होता है। अब चूंकि हर धर्म का अपना सब चीज़ अलग है, तो क्या ये वैरायटी आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है कि नहीं? बिल्कुल देखने को मिलता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई नेताजी आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया हम ना ये कास्ट के हैं तो अपना वोट हमको देना। तो ये कास्ट का जो बात चला, क्यों चला? क्योंकि दोनों का कास्ट सेम है और दोनों एक दूसरे को समझता है कि दोनों एक ही हैं, इसीलिए तुम अपना वोट हमको देना। कहने का मतलब ये है कि रिलीजन का जो रोल है वो पॉलिटिक्स में देखने को मिल जाता है, धर्म का खेल पूरा इसमें होता है, ठीक है। यही इसमें कहा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा इसमें, द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर एज फॉलोज। अब इसमें ना रिलीजन और पॉलिटिक्स, इन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है। मतलब ये हो गया कि जहाँ पे रिलीजन है वहाँ पे पॉलिटिक्स है, या फिर जहाँ पे पॉलिटिक्स है वहाँ पे रिलीजन है, सिंपल सा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि आपको देखना है तो चुनाव के समय में आप देखो, बिल्कुल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है। हम इस धर्म के हैं तो हमको वोट देना, हम उस धर्म के हैं, हाँ वो एग्जाम्पल थोड़ा सा, हाँ वो भी एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। देखा जाए, पहले पॉइंट में इसमें कहा गया है कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स।
ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय मॉरल एंड एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। अब देखो ये ना स्टेटमेंट गांधी जी का दिया हुआ है और ये गांधी जी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। और इस स्टेटमेंट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं अपने अनुसार, लेकिन चूंकि हम लोग अभी फिलहाल एक स्टूडेंट हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं गांधी जी। गांधी जी का ये स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने कहा था आप ना कभी भी रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाओगे, यानी कि दोनों जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी का मतलब यहाँ पे कहने का ये नहीं है कि आप धर्म के ऊपर राजनीति करो कि हाँ भैया हिंदू हो तो हमको वोट दे देना, मुस्लिम हो तो हमको वोट दे देना। गांधी जी का मतलब ये नहीं है कहने का, बल्कि गांधी जी का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप भले ही अलग अलग धर्म से आते हैं लेकिन आप उस धर्म के बारे में अच्छा विचार रखो। यदि आप लोगों के सामने जा रहे हैं तो धर्म के नाम के ऊपर वोट मत मांगो। आप देखो ऐसा आपको लगता है क्या कि कोई भी आदमी जो चुनाव जीतता है तो केवल क्या उसको एक ही धर्म का लोग वोट देता है, ऐसा लगता है आपको क्या? बिल्कुल नहीं, हर प्रकार के लोग उसको वोट देते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भले ही आप अलग अलग धर्म से आते हैं लेकिन जब बात हो पॉलिटिक्स का तो आप इन सारे धर्म को भूल जाइए और बेसिकली जो जिस धर्म को फॉलो करता है उसको प्रोटेक्ट करो भाई, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई नेताजी है जो कि चुनाव जीत गया और उस मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध सब रहते थे, तो क्या नेताजी केवल और केवल एक ही प्रकार के धर्म को प्रमोट करेंगे? नहीं, उनका जिम्मेदारी ये है कि वो सबके ऊपर बराबर ध्यान दें। तो वही गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि भले ही आप अलग अलग रिलीजन से आते हैं, आपका भले ही आइडिया अपना अलग है, लेकिन आप उनसे सीखो और देखो कि आपके अंदर कौन कौन से लोग रह रहे हैं, उनको किन चीज़ों का ज़रूरत है, वो किस प्रकार के विचार को समझते हैं, उसको आगे बढ़ाओ। सिंपल सी बात है। तो गांधी जी का स्टेटमेंट आपको दोबारा समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। पहला ये था कि गांधी जी का कहना यह था कि आप कभी भी रिलीजन को यानी कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय मॉरल एंड एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। तो गांधी जी का कहना यह था कि बेसिकली आप जो पॉलिटिक्स करोगे ना वहाँ पे जो विचार आता है वो रिलीजन से आता है, यानी कि धर्म से ही आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपना विचार सभी धर्म पे थोप दो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर धर्म का अपना अलग विचार होता है, अलग कल्चर है, अलग फेस्टिवल मनाने का तरीका है, तो आपको सबको बेसिकली प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये गांधी जी का कहने का तरीका था और जो कि बिल्कुल सही भी है भाई। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब देखो यहाँ पे ना ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स क्या होते हैं पता है? हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, यानी कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आदमी के अधिकार के बारे में लड़ता है। जैसे आपने कभी देखा है, आपने देखा होगा, यदि हमारे इंडिया में तो आम बात हो गया। अब आम बात इसलिए हम कह रहे हैं ना क्योंकि हर दिन आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, टेलीविज़न उठा के देखो, आप रेडियो सुनो, लगभग हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे का रेप हो ही जा रहा है। ये बहुत अब बढ़ चुका है आपका। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अच्छा आपने देखा होगा एग्जाम्पल टीवी ये सब में भी आपने देखा होगा, यदि किसी बच्ची का रेप होता है तो वहाँ पे ना कुछ लोग आते हैं जो कि उन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि इस रेपिस्ट को पकड़ो, इनको फांसी दो। वो कौन लोग होते हैं पता है? वो किसी ना किसी ग्रुप के होते हैं और वो ग्रुप बेसिकली किसके ऊपर काम करता है, किसके लिए काम करता है? लोगों के अधिकार के लिए काम करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप, सिंपल सी बात है। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना ये है हमारे इंडिया में कि ज़्यादातर जो दंगे हो रहे हैं ना, कम्युनल राइट्स का मतलब दंगा, मतलब दो धर्म के बीच में या फिर दो कम्युनिटी के बीच में जो दंगा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक धर्म यानी कि एक समाज के लोग अपने आप को पावरफुल समझ ले रहे हैं और एक को वो कमज़ोर समझ ले रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात भी है। जैसे मान लीजिए कि यदि दो ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही बनता है, कारण कुछ भी हो लेकिन उन सभी कारण में से एक कारण ये भी है कि एक ग्रुप अपने आप को पावरफुल समझ लेता है, यानी कि एक अपने आप को मेजोरिटी में समझता है तो एक अपने आप को माइनॉरिटी में समझ लेता है। तो मेजोरिटी वाला माइनॉरिटी वाले पे हावी हो जाता है, उसको मारना पीटना टॉर्चर करना ये सब होता है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी तरीके से इंडियन सोसाइटी बेस्ड है इसके ऊपर। ठीक है, आगे दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो बताइए यहाँ पे गवर्नमेंट को नज़र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए?
गवर्नमेंट को नज़र यहाँ पे यह रखना चाहिए कि जिनका संख्या हमारे कंट्री में कम है उनको भी बराबर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उनके अधिकार को छीना बिल्कुल भी नहीं जाए। कहने का मतलब गवर्नमेंट को माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। दोनों को अपना, दोनों का अधिकार है, दोनों अपना ज़िंदगी जी सकता है अपने तरीके से। तो ये सब काम कौन कर सकता है? गवर्नमेंट का काम है ये सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो आप बेसिकली पॉइंट देख रहे हैं ना, ये इस पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से रिलीजन पॉलिटिक्स से एकदम रिलेशन रखता है। अगला है आपका, वुमेन्स मूवमेंट हैड आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। अब देखो यहाँ पे ना एक बात इस्तेमाल हुआ है, एक टर्म है बेसिकली फैमिली लॉ। अब ये फैमिली लॉ क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आप इस पॉइंट में क्या कहा गया है आप ये समझो। देखो, आपको क्या लगता है कि भले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी धर्म हो, क्या महिलाओं को घर में टॉर्चर नहीं किया जा रहा? कोई भी धर्म हो, महिलाओं को टॉर्चर तो घर में किया ही जाता है, हरासमेंट तो होता ही है उनके ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस तो होता ही है। और ये बिल्कुल बहुत ही बुरी चीज़ है। मतलब इंडियन सोसाइटी हमारा आज इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हम लोग इन छोटे मोटे चीज़ों में आज भी फंसे हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इनके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की, विचारने की ज़रूरत है। तो लगभग हर रिलीजन के महिलाओं का कहना ये है कि हमारे ऊपर ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर होना है, मतलब होता है हमारे ऊपर। तो गवर्नमेंट को ऐसा लॉ निकालना चाहिए जो हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करे। यदि हमारे ऊपर कोई टॉर्चर करता है, कोई मारता है, पीटता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। हर धर्म के महिलाओं का कहना ये है और गवर्नमेंट ने इन महिलाओं के बातों को सुना भी है। इसलिए अभी आप देखते हैं, यदि महिलाओं को किसी घर में मारना पीटना होता है, यदि वो एक बार जाके पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कर देती है, तो पूरा फैमिली जिंदगी भर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहता है। और ये बिल्कुल होना भी चाहिए था, बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे ये भी मानना पड़ेगा, इस कानून से बहुत सारी महिलाओं को फायदा हुआ है, तो बहुत सारे घर भी उजड़ गए हैं झूठ केस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं इंडिया में। आप कभी न्यूज़पेपर उठा के देखो, आपको पता चलेगा, टीवी देखो, आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जो अभी तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, वो भी झूठे कानून के चक्कर में। तो वही बात है, यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है। हर कानून के साथ अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई भी है। तो ये नेचर है, चलता रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे अपने पॉइंट पर दोबारा आते हैं, और पॉइंट में ये था कि हर फैमिली, हर रिलीजन ये चाहता है कि हमारे लिए अच्छा कानून बने, हमारे महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले, बेसिकली यही चीज़ है। अब इसमें ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, फैमिली लॉ। ये क्या है, जरा ये भी समझ लो थोड़ा सा। Those laws that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. In our country, different family laws apply to followers of different religions. अब देखो, फैमिली लॉ का सिंपल सा मतलब है ऐसा नियम कानून जो कि फैमिली से रिलेटेड मैटर को सुलझाता है। जैसे आप देखते हैं, मैरिज यानी कि शादी ब्याह, ये फैमिली मैटर है। डाइवोर्स, तलाक जिसको हम लोग कहते हैं, फैमिली मैटर है। एडॉप्शन यानी कि बच्चे को गोद लेना है या नहीं लेना है, ये भी एक फैमिली मैटर है। इनहेरिटेंस मतलब कि संपत्ति किसको मिल जाएगा आने वाले समय में, ये सब फैमिली मैटर है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हमारे इंडिया में 4-5 मेन धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी धर्म में फैमिली लॉ अलग अलग है। सब फैमिली, मतलब सब धर्म में फैमिली लॉ अलग अलग है। कहने का मतलब ये हो गया कि हिंदू में लॉ अलग है, मुस्लिम में लॉ अलग है, क्रिश्चियन में अलग है। उसी प्रकार से जो आपके पंजाब के लोग हैं, बेसिकली सिख वाले लोग, उनका लॉ अपना अलग है। लॉ अलग है, इसका मतलब ये हो गया कि उनका अपना पूरी तरीके से फैमिली जो मैटर है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, हमारे हिंदू लॉ में क्या है। हिंदू लॉ में ये है कि माता पिता के संपत्ति पर भाई बहन दोनों का बराबर अधिकार होता है। ये हमारे हिंदू का फैमिली लॉ है। मुस्लिम में कुछ और हो सकता है, क्रिश्चियन में कुछ और हो सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं फैमिली लॉ। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कहने का मतलब हर धर्म का अपना फैमिली लॉ अलग अलग होता है, और ये है भी हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपका कम्युनलिज्म। ठीक है, अब इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।